नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी को राम राम, खम्मा गणी। नई रीट भर्ती और उसके अंदर एक नया टॉपिक अब की बार जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानकारी भी जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर आई, नया सिलेबस आएगा। उस दिन आप भागोगे कि सर ये टॉपिक पढ़ना है, तो क्यों ना उससे पहले ही हम इस टॉपिक को तैयार करके रखें। बेसिक सामान्य जानकारी से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, क्योंकि अगर हम कहीं पर बैठे हैं और कोई कि मार साहब बताओ नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, मार साहब तो आप बनोगे। और वहां पर यह टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये आई थी। अब यहां पर इसकी थ्योरी भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इसी सेशन, इसी क्लास के अंदर हमको आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप सभी साथी है वो मेरे साथ बने रहें। आप सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रीट को लेकर कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो ये एक ही माध्यम है जहां पर बेसिक रीट की कंप्लीट क्लासेज आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर हमें लाइव बैच ज्वाइन करना है। लाइव बैच के लिए मैं जो भी साथी है तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, उस ऐप पर पात्रता एंड मुख्य परीक्षा दोनों के बैच उपलब्ध है और दोनों ही लाइव बैच है। लाइव बैच चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। जो साथी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर ऐसा बैच जिसमें हम पात्रता की भी तैयारी करें, जिसमें हमें मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें, यानी कि कॉम्बो बैच, तो कॉम्बो बैच भी उपलब्ध है। अब जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, पात्रता या मुख्य परीक्षा या दोनों की, उसी हिसाब से आप है जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ओर चलते हैं। शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। बेस्ट पीपीटी माध्यम से रहेगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझने में भी मजा आएगा। देश में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद लगभग मैं अगर बात करूं ना तो 34 साल बाद भारत में क्या आई है, नई शिक्षा नीति आई है। 34 साल के बाद भारत में एक शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति दोस्तों। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पढ़ना, यहां से हर एक कथन से आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है साथियों। देखो, पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। तो पहली जो शिक्षा नीति आई है वो कब आई है, 1968 के अंदर दोस्तों। इसके बाद अगली यानी दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार में 1986 में आई। दूसरी शिक्षा नीति कब आई, 1986 के अंदर, 6886 समझ गए, जिसमें बनाई गई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। यानी कि इसको अगर हम बात करें तो ये तीसरी भी हो सकती है, क्योंकि बदलाव हुए थे इसमें 1992 के अंदर। और नई शिक्षा नीति 2020 34 साल बाद देश में लागू की गई है। कितने साल बाद, 34 साल बाद। 8 तो ये रहे और बाकी ये रहे, जोड़ लो कितने साल होते हैं, तो ये चल रहा है। बेसिक में अगर बात करूं तो ये तो एक बदलाव हुआ था यहां पे। ये देखो यहां पे कितने हैं, यहां पे 2000 तक 14, 14 प्लस 20, 34 साल। 2020 में जब आई तो 34 साल बाद नई शिक्षा नीति है वो जारी हुई। नरसिम्हा राव सरकार ने शिक्षा नीति थी जो 1986 की राजीव गांधी सरकार की, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए थे, बाकी उसमें कुछ बदलाव नहीं किए थे। समझ गए। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी कि जो नई शिक्षा नीति आई उसका मसौदा तैयार किया गया। उसके लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन, जो ये के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी,
ये इसका गठन जून 2017 में पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया था। यह समिति है, इसका गठन किया गया था जून 2017 में कि एक शिक्षा नीति है उसको बदलिए और नई शिक्षा नीति यहां पर लेकर आइए दोस्तों। समिति ने मई 2019 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। जून 2017 में यह समिति गठित हुई, इसने काम करना शुरू किया। मई 2019 के अंदर यानी 2 साल इन्होंने नई शिक्षा नीति पर काम किया और नई शिक्षा नीति पर काम करके हमारे सामने इस शिक्षा नीति को रखा दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए, 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, यानी कि अब यह भारत में लागू हो गई। अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो भारत में यह क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, क्योंकि 1986 में राजीव गांधी सरकार में आई थी। उसके बाद 34 साल तक कोई शिक्षा नीति नहीं आई। 2000 के बाद बात करें या 1986 के बाद बात करें, 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा है वो किस पर खर्च होगा? शिक्षा पर। यानी कि भारत की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो 6 रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नया नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। नया नाम है इसका शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2025 से नई शिक्षा नीति के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, यानी कि अब यह शिक्षा नीति पूरे भारत में लागू की जाएगी। नया पैटर्न, सब कुछ बदल जाएगा। साल में एक बार पेपर देते थे हम, अर्धवार्षिक होती थी, जो ऐसे ही काम चल जाता था, लेकिन अब कुछ बदल जाएगा। सेमेस्टर वाइज जो है बोर्ड एग्जाम है वो रहेंगे दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए, उद्देश्य नई शिक्षा नीति लाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? क्यों लेकर आना पड़ा नई शिक्षा नीति? ऐसी क्या जरूरत थी कि नई शिक्षा नीति की हमें जरूरत पड़ी? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसमें 2025 तक व्यवसायिक शिक्षा के 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाए। आज जो हमारी स्कूली शिक्षा चल रही है वहां पर व्यवसायिक शिक्षा पर मतलब नहीं है, लेकिन जो यह शिक्षा नीति है उसमें यह है कि पहली बात तो सकल नामांकन में वृद्धि करना, दूसरी बात जो व्यवसायिक शिक्षा है वो 2035 तक ही 50% विद्यार्थी है वो व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हो, व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करें दोस्तों। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट्स को फिर से स्कूल जोड़ने का प्रयास करना। साल 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, शिक्षा के अलग अलग और जैसा मन हो उस प्रकार की शिक्षा है वो युवाओं तक पहुंचे, वो इस नई शिक्षा नीति के मसौदे में तैयारी की गई थी दोस्तों। आगे देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अब रोजगार, आज हमारे यहां पे रोजगार को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? रोजगार सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, यह माना जा रहा हमारे। जबकि नई शिक्षा नीति यह कहती है कि व्यवसायिक शिक्षा दो, जिससे एक बालक एक बालिका खुद का रोजगार है उसको सर्जित कर सके। ये ना हो कि वो यही सोचे कि मेरे को तो ग्रेजुएशन करनी है, बीएड करनी है और शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है। वो 12वीं पास करे और करते किसी ना किसी सेक्टर के अंदर खुद का धंधा, खुद का बिजनेस है वो शुरू करे। समझ गए? वर्तमान समाज का जो हमारे नजरिया है उसको बदलना। वर्तमान जो हमारा है सिस्टम, उसके अंदर सरकारी नौकरी है उसको सब कुछ माना जा रहा है, चाहे अदर बिजनेस जो करके चाहे वो कितना ही कमा ले, चाहे कितना ही वो प्रॉपर्टी कर ले, लेकिन उसकी इज्जत नहीं। सरकारी नौकरी चाहे कोई सी भी हो उसको इज्जत। तो इस समाज का जो नजरिया इसको भी बदला जाए, इसके लिए दोस्तों 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल व कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला व व्यवसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महासंपत्ति में बदलना। नए सुधारों में शिक्षण को रोचक बनाने पर जोर देने के लिए
ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। और ये आज बोल रहा हूं आने वाले 10 साल यानी 2035 तक लगभग शिक्षा हमारी ऑनलाइन हो जाएगी। लगभग शिक्षा है वो ऑनलाइन हो जाएगी। आज आप बोलते हो कि सर ऑनलाइन ये नहीं है, ऑनलाइन वो नहीं है। मैं बोल रहा हूं 2035 तक चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, चाहे कंपटीशन, कोई से भी सेक्टर में आप घुसोगे लगभग जगह आपको ऑनलाइन एजुकेशन है वो दिखाई देगी। शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। दोस्तों आगे देखिए, अब देखिए आपको एक स्पेशल जानकारी दे दूं। अगर आप पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो पात्रता चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, कंप्लीट लाइव बैच उपलब्ध है। चाहे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 या लेवल 2 के अंदर, चाहे एसएसटी से हो, चाहे साइंस मैथ से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे अंग्रेजी से हो, कंप्लीट लाइव बैच उपलब्ध है। और जो साथी वर्तमान में पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी यानी दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोम्बो बैच भी उपलब्ध है। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और जब बात आती है कि सर प्राइस कितनी है, तो मैं यहां पे लिखता हूं नाम मात्र। अरे नाम मात्र नहीं तो ये मान लो एक गाइड जो आप मार्केट से लेकर आते हो, एक गाइड की रेट में मार्केट जाते हो घूमने, एक छोटा सा शर्ट लेकर आ जाते हो पहनने के लिए कि ये शर्ट पहन लेते, एक शादी है, एक शादी में काम चल जाएगा, उसी रेट में ये कोर्स मिलेगा। उसके बाद ब्रांडेड पहनोगे। समझ गए? इसलिए आराम से जाइए और ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो संपर्क सूत्र यहां पर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। और यह मैं कहना चाहता हूं कि जो भीड़ का हिस्सा बना वो भीड़ में ही बनकर रह गया है। जो साथी अपने कदमों पर विश्वास करके अकेला चलता है और अकेले चल के आगे बढ़ता है, वो ही लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए संपर्क करो। कोई भी जानकारी आपको, कोई भी हमारी तरफ से डाउट रह रहा है तो, और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर एक बार आप जाकर डेमो सेशन जरूर अटेंड करें। आगे देखिए, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा व उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना, यह मुख्य उद्देश्य है। अब आता है स्कूली शिक्षा में इससे क्या सुधार होगा। जो स्कूली शिक्षा हमारी चल रही है उसमें नई शिक्षा नीति आने के बाद हमें क्या सुधार होगा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। आज वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली हमारी पहले वाली चल रही है, 6 साल का बालक स्कूल जाता है, समझ गए? इसमें कुछ नया बदलाव किया गया है। इसमें जो नया बदलाव किया गया है उसके बाद क्या है, 5+3+3+4, 5-3-3-4। ये पैटर्न क्या है तो इसको समझिए। देखिए नया फॉर्मेट, पहला है 5 के अंदर 2 है, एक है फाउंडेशन स्टेज, वैसे दोनों ही फाउंडेशन स्टेज है। आयु 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी के अंदर ईसीसीई, जो ईसीसी के तहत आंगनबाड़ी में लग रहे हैं, बार बार इसे मैसेज आते हैं सर ईसीसी का डिप्लोमा कहां से करें, ईसीसी के बाद नौकरी कैसे, 12वीं पास शिक्षक बनने का मौका है ना वो। तो ईसीसी की बात करते हैं जो आंगनबाड़ी में लगते हैं। 3 से 6 वर्ष की उम्र तक बालक फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। फिर 6 से 8 वर्ष की उम्र के अंदर फाउंडेशन स्टेज सेकंड, जिसके अंदर नर्सरी, जिसे हम प्री प्राइमरी के नाम से जानते हैं, उसमें रहेगा। 8 वर्ष का बालक हो गया है। पहले 6 वर्ष का बालक जाता था तो 8 वर्ष का जब होता था तो तीसरी क्लास में आता था। अब भी वो देखिए 8 से 12 वर्ष की उम्र में रहेगा, तब कक्षा 3 से 5 पास करेगा, यह आ जाएगी 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षा। फिर 3 मध्यम स्तर यानी 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8 करेगा। फिर 4 अंतिम स्तर 14 से 18 वर्ष, 9 से 12वीं तक की कक्षा है उसको पास करेगा। वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है कि 16 या 15 साल के बालक 12वीं पास कर रहे हैं। लेकिन नई एजुकेशन शिक्षा नीति जब से आएगी तो उसमें जब बालक 18 साल या 17 साल का होगा, 18 साल का होगा, तब जाकर वो 12वीं पास ही करेगा, पहले वो 12वीं पास नहीं कर सकेगा। समझ गए? यह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका प्रारूप 5-3-3-4।
समझ लेना यहां से, बेसिक जानकारी भी है। घर परिवार में कोई कि बेटा तैयारी कर रहे हो, बताओ ये क्या है 5 3 3 4, हम तो एडमिशन करवाने गए थे बच्चे का, वहां पर ये सिस्टम बता दिया, तो ये है क्या, तो ये जानकारी जरूरी है दोस्तों। अब देखिए आगे उस शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या होगा। देखिए बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी, इस शिक्षा नीति से पहले की नीति के अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, जिसे पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता था। नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किए गए। 1 वर्ष की, जैसे आप 3 वर्ष का कोई डिग्री कर रहे हैं 3 वर्ष का, तो उसमें अगर आप 1 वर्ष की पढ़ाई करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष उसमें करोगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 या 4 वर्ष पूरे करोगे तो उसमें डिग्री मिल जाएगी। ये नहीं है वर्तमान में जैसे आप कोई डिग्री कर रहे हैं और आपने 1 साल किया और आप आगे नहीं कर पा रहे, उसको छोड़ रहे, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपका 1 साल खराब हो रहा है। यहां पर खराब नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप 2 साल कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, आप 3 साल कर रहे हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, आप 4 साल कर रहे हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। यह सिस्टम यहां पर रहने वाला है। इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 वर्ष की, किंतु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष की रहेगी। किसी प्रकार का शोध अनुसंधान अगर आप करना चाहते हैं तो 4। मेरे आपका ये उद्देश्य है कि सर मेरे को तो ग्रेजुएशन करनी है, बीएड करनी है और नौकरी लगना है, तो आपके जो डिग्री है वो 3 ही वर्ष की रहे, कि आगे आपको उसमें नहीं जाना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने पर ऑप्शन रहेगा तथा इसमें 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जा रहा है। 5 साल जिसके अंदर यूजी और पीजी आपके साथ रहेगी, यूजी भी हो जाएगी, पीजी भी हो जाएगी, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों आपकी 5 साल के अंदर हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। दोस्तों आगे देखिए, सभी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हो चाहे प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, के लिए समान नियम रहेंगे जो कि अब तक अलग अलग थे। वर्तमान में अलग अलग रूल है, चाहे केंद्र में जाओ चाहे राज्य में जाओ, आपको हर जगह अलग रूल मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्या होगा कि सभी में एक रूल रहेगा, यह नहीं है कि आप अलग अलग नियम लागू करके पढ़ा सकते हो। आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। अब आपकी यूजीसी भी नहीं रहेगी, एआईसीटीई भी नहीं रहेगी और एनसीटीई, रीट में तो मुद्दा यही रहता है, कोई ना कोई विवाद क्षमता है कि एनसीटीई की गाइडलाइन क्या कहती है, यही उठाते हैं ना हम सबसे। इन सब की जगह रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, यानी एक नया आयोग बन जाएगा, तीनों को मिलाकर, अलग अलग आयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आगे देखिए, शिक्षकों से संबंधित इसमें क्या सुधार किए जाएंगे, कि शिक्षकों से संबंधित भी तो कुछ सुधार होंगे ना, तो देखिए वो क्या क्या सुधार होते हैं वो देखिए। नेशनल मेटरिंग प्लान, इसमें शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा, शिक्षकों को प्रभावकारी व पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता यानी शैक्षणिक प्रशासन व समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आंकलन आधारित होगी। अब तक जो डीपीसी हो रही थी कि 9 साल हो गए मेरी डीपीसी हो गई, 8 साल हो गए मेरी डीपीसी हो गई, नहीं नहीं, शिक्षक अपना जो ज्ञान है वो बच्चों में किस प्रकार प्रसिद्ध कर रहा है उसके आधार पर होगी। साफ लिखा हुआ यहां पे, एक तो शैक्षणिक प्रशासन और समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आंकलन होगा, उसके आधार पर पदोन्नति की जाएगी। सबसे बेस्ट है, टीचर हैं, स्कूल में जाते हैं, क्लास लेते नहीं हैं, 50 की उम्र है, खड़े रह नहीं पाते हैं, और डीपीसी, हर डीपीसी में पहले स्थान पर उनका ही नाम आता है, तो फायदा क्या हो रहा है उससे बच्चों को? वो चीज यहां पर है कि आप बच्चों का आंकलन करो कि बच्चों का कैसा टीचर दे रहा है, ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका प्रमोशन करो, उसको आगे लेकर आओ, अगर नहीं कर रहा था उसको वहीं पे रखो।
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST तैयार किया जाएगा। दोस्तों आगे देखिए, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक व छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूल में 25:1 हो। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद स्कूल में शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो 1:30 कर दिया गया है, और वह इलाका जो सामाजिक क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र से दबा हुआ है उस क्षेत्र में 1:25, एक शिक्षक पे 25 छात्र है, यह अनुपात, यानी इससे कम होना चाहिए। यह नहीं कि आप 25, 23, 22, 20 इतने हो सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक अपेक्षित होगी कि वह स्वयं व्यवसायिक विकास यानी पैसे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार, खुद में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत व्यवसायिक विकास CDP कार्यक्रम में हिस्सा ले। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियां, जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मील से संबंधित कार्यों में शामिल न करने का इसमें सुझाव दिया गया है। जैसे कोई भी काम होता है शिक्षक को आगे ले लेते हैं कि जनगणना करनी है, शिक्षक आगे आ जाओ, करो जनगणना काम। चुनाव करवाने हैं, शिक्षक आगे आ जाओ, करवाओ चुनाव का काम। पोलियो पिलाना है, शिक्षक आगे आ जाओ, गिनो कितनों के पोलियो पिया, किन्होंने नहीं पिया। यानी जो प्रशासनिक काम है वो प्रशासन के द्वारा करवाओ, शिक्षकों के द्वारा नहीं। मिड डे मील का जो प्रोग्राम चलता है दोपहर में भोजन का, उसमें शिक्षक की भागीदारी नहीं है, अलग से उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए जो मिड डे मील का कार्य करे। दोस्तों आगे देखिए, ECCE, इसी की बात कर रहा था मैं। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा 6 माह जो आंगनबाड़ी कर्मचारी बने, 10th+2 या अधिक योग्यता वाले हो, 1 वर्ष जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्य हो का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। ECC का जो सर्टिफिकेट है उसके द्वारा आप आंगनबाड़ी के अंदर कर्मचारी बन सकते हैं। समझ गए? किसको 1 वर्ष का करवाया जाएगा, किसको 6 माह का करवाया जाएगा, दोनों चीजें लिखी हुई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2023-30 तक शिक्षण कार्य अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अगर आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके पास 4 वर्षीय डिग्री होना जरूरी है। यानी कि 4 वर्षीय जो डिग्री होती है ना, जिसमें ग्रेजुएशन और B.Ed साथ होती है, वो होना आपके पास जरूरी है। आपके पास ग्रेजुएशन और B.Ed होना जरूरी है, इनके अलावा आप नहीं पढ़ा सकते हो, आप अध्यापक नहीं बने सकते हो। दोस्त समझ गए? आगे देखिए, संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती करने पर जोर दिया जाएगा। संविदा शिक्षक काम नहीं करेगा, वो एक प्राइवेट बात आ जाती है कि उसको पता है कि उसे तो महीने के दिन मिल जाएगी, उसको कौन नौकरी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो संविदा को हटाओ, इसकी जगह क्या करो, नियमित शिक्षकों पर जोर दो। और सरकार से गुजारिश भी है कि भर्ती निकालो, तभी नियमित होंगे शिक्षक, खाली पद पड़े हैं। शिक्षण प्रणाली में सुधार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न एवं बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित किया जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारंभ करता था, लेकिन अब 3 वर्ष से शिक्षा है वो ECC ही, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन GRI प्रारंभ कर आंगनबाड़ी के माध्यम से 3 वर्ष की उम्र में एक बच्चा है वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देगा। दोस्तों पहले जहां कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी। अरे आपने साइंस में, आपने आर्ट्स, आपने कॉमर्स ली, वो 11वीं में ली थी। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में आप 9वीं क्लास में ये चीजें ले सकते हो। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों समझ गए? आगे देखिए, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में 2 बार यानी सेमेस्टर प्रणाली द्वारा ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में
परीक्षा आयोजित की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात कही गई है। सुबह के समय पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है। यानी कि सुबह नाश्ता भी दो, दोपहर में मिड डे मील भी दो। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया है। किसमें कहा गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया है दोस्तों। तो आज देखिए, आज का हम सेशन है वो यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर करेंगे, इसके छोटे छोटे 2 वीडियो। तो साथियों, अगर आपने ये वीडियो शुरू से अब तक देखा है, छोटा वीडियो है, लेकिन अगले वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे, और फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो आपके सामने मेरे रखने का प्रयास रहेगा। रीट वाले कमेंट में जाकर रीट लिखकर जरूर बताएं, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि शायद यहां से आपको सफलता मिलेगी। वो साथी जो पिछले रीट में धोखा खा चुके हैं, वो साथी जो पहली बार रीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा कि कोचिंग कहां से करूं, सुन लो ध्यान से। बार बार धोखा या देखो ठोकर एक बार खाई हमने, और वहां से अगर आप समझ गए तो आपको कोई अगली भर्ती में सिलेक्शन से नहीं रोकता। लेकिन आप बार बार वही ठोकर खा रहे हैं तो मानकर चलो कि आप सफल होने की काम ही नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए चाहे आप पात्रता, चाहे मेंस, चाहे दोनों की तैयारी कर रहे हो, आज ही कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो। मेरा निवेदन है, बस फैक्ट और तथ्य के साथ वही मैटर आपको पढ़ाया जाएगा, और वो भी किसके माध्यम से? पीपीटी माध्यम से। पीपीटी माध्यम से वही मैटर पढ़ाया जाएगा जहां से पेपर छपता है। पात्रता जो जुड़ेगा 100% पास करवाने की हमारी गारंटी है। जितना मैटर दिया हुआ है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैटर, लगभग आपके 110 से 120 क्वेश्चन वहां से बनकर आ जाएंगे 150 में से। आपकी पात्रता क्लियर है, मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस है, लंबा सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, और जज्बा और जुनून ये कहता हूं कि मेंस में भी आपको पिछड़ने नहीं दूंगा दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।